हेलो एवरीबॉडी। क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है, या उसके अंदर कोई भूत पिशाच चुड़ैल या कोई ऊपरी हवा या ब्लैक मैजिक इस तरह की चीज़ें उसके बॉडी में प्रवेश कर जाती है और उसका जो पर्सनालिटी है चेंज हो जाता है? या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो है तो वो एक सिंगल व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाता है और वो मैनिफेस्ट करता है? अगर इसका आंसर हाँ है तो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और अंधविश्वास के चश्मे से इसे अलग अलग लोग देखते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली और साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो ये एक डिसोसिएशन है, और इसकी जो डायग्नोसिस हमारे आईसीडी और डीएसएम में है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या ट्रांस एंड पोजीशन है। वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ डॉक्टर सुबोध कुमार, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। पूरे वीडियो के लिए नीचे लिखे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और मेरे साथ बने रहें। मैं बहुत डिटेल इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम लोग डिसोसिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिसोसिएशन बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। पहला जो होता है डिसोसिएटिव एमनेशिया हो सकता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ट्रांस एंड पोजीशन हो सकता है या सिर्फ ट्रांस हो सकता है, डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशंस हो सकता है। सो ये सब एक ही ब्लॉक्स में आते हैं जिसको हम लोग डिसोसिएटिव कहते हैं। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या ट्रांस एंड पोजीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर इसका मेल और फीमेल डोमिनेंस देखा जाए तो वो विमेन में काफ़ी कॉमन है कंपेयर टू मेल, और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में देखा जाए तो वहाँ मेल और फीमेल का वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। और लाइफ टाइम प्रिवेलेंस अगर बात की जाए तो ये 1.1% पूरे दुनिया में देखी जाती है। हम लोग जब डिसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारा जो दिखता है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ही दिखता है, जो कॉमनली हम लोग को देखने को मिलता है। डिसोसिएशन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में, जैसे कि कॉन्शियसनेस हो गया, मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, वॉइस हो गया, मोटर एक्टिविटीज़ हो गया, बॉडी शेपिंग हो गया, या उनके बिहेवियर में होता है या इमोशंस में होता है। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड कर जाता है, वॉइसेस जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं या एसेंट बदल जाता है, मोटर एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल में नहीं रहती है, या ये कहा जाए कि ऐसा अपने आप हो जा रहा है, एटीट्यूड बदल जाता है, उनके इमोशंस बदल जाते हैं, जो चीज़ वो परसीव कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाता है, उनके अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज़ आ जाती है जो एक बार में एक मैनिफेस्ट होती है, फिर रिकरेंट होके दूसरा मैनिफेस्टेशन होने लगता है। और बॉडी का भी जो शेप है या डिस्टॉर्शन अपने आप में वो महसूस करते हैं, और इसके अलावा वो अपना जो पर्सनालिटी है या अपने अंदर का जो सेल्फ है उसमें इम्पेयर्ड हो जाता है और बाहर की भी चीज़ों को डीरियलाइज टाइप का देखने लगते हैं। तो सभी मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक डिसोसिएशन है और ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर में हमारा आता है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव। जो पॉजिटिव की बातें करते हैं उसमें मैंने वही बताया कि कोई स्पिरिट या डेमोन ये पॉजेस कर जाता है शरीर का और वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, और उसी हिसाब से वो जो व्यक्ति है बिहेव करता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कभी किसी की आत्मा आ गई जिसकी आवाज़ें चेंज हो गई, या कोई डिसीज़ या सुसाइडल पर्सन है जिससे बहुत अटैच्ड होगा वो व्यक्ति, वैसी हरकतें करने लगता है। और ये कुछ देर के लिए होता है या थोड़े लंबे समय तक भी हो सकता है।
लेकिन जब अगर ऐसा होता है तो उस समय का जो मेमोरी का जो इवेंट रहता है वो भी लॉस्ट हो जाता है या पार्शियली लॉस्ट हो जाता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, या कोई ऐसा स्किल वाला मेमोरी हो गया या कोई रिसेंट इवेंट हो गया वो भी लॉस हो जाता है, या वो व्यक्ति का अपना कोई सामान हो गया या कोई अपना बिलोंगिंग्स हो गया, वो सब भी मेमोरी से चला जाता है कि वो व्यक्ति का है कि नहीं। और नॉन पॉजिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा दो कम से कम पर्सनालिटी अलग अलग मैनिफेस्ट करते हैं और वो व्यक्ति इससे काफ़ी डिस्ट्रेस में रहता है और ये ईगो डिस्टोनिक नेचर का होता है। आगे जब इसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें एक चीज़ बताना बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि ये जो पोजीशन है अगर ये रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड में अगर होता है तो ये डायग्नोसिस के परव्यू में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इंडियन कल्चर में देखें कि इस तरह की चीज़ें कि अगर कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है जहाँ पे जगराता हो रहा है या माता का पूजा हो रहा है, उसमें अगर इस तरह के डिसोसिएशन वाली चीज़ें आती है तो इसे डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको एक्सक्लूड किया गया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ये भी देखने में आती है कि एक्यूकल्चर, इट मीन्स कि वक्त के साथ वो कल्चर जो है अडेप्ट करता गया और डिफरेंट होता गया। जैसे कि इंडियन कल्चर में ये देखने को मिलता है कि आदमी जो गांव का जो परिवेश वाला जो चीज़ें आती थी अब अगर पोजेस्ड हो रहा है तो वो डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि वो काफ़ी इंग्लिश बोलने लग रहा है या उसका जो हाव भाव है काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। इस तरह की भी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अगर इसका रूट कॉज के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो आगे निकल कर आता है। इसमें पहले हम लोग देखते हैं अर्ली इवेंट ट्रॉमा। ऐसा होता है कि बचपन में किसी तरह का ऐसा नेग्लेक्ट हुआ हो या किसी तरह का एब्यूज़ हुआ हो जो मे बी फिज़िकल या सेक्सुअल या इमोशनल एब्यूज़ हो, या कभी बच्चों में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही पेनफुल मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन से वो गुज़रे हों, या इस तरह की चीज़ें कि बाहर में उनको बहुत एब्यूज़ हुआ हो, घर के बाहर, फैमिली के बाहर, या काफ़ी बुली हुआ हो उनका। तो इस तरह के ट्रॉमा होने से ये चीज़ डेवलप होने का चांसेस रहता है। तीसरा में ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग फैमिली जो डायनेमिक्स है, डैट इज़ जो फैमिली का फंक्शनिंग है वो डिसफंक्शनल रहता है, जैसे कि ओवर पेरेंटिंग हो गया या ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग हो गया या इनसिक्योर अटैचमेंट हो गया बच्चों का। तो ये सब चीज़ों में भी हम लोग देखते हैं कि ये संभावनाएं ये डिसऑर्डर का बना रहता है। अगर जेनेटिकली बात करें तो अराउंड 45 to 50% कुछ जीन्स हम लोग को मिले हैं जो इस तरह की चीज़ों में करता है, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं है कि ये जीन से ही है पूरा का पूरा। और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ब्रेन में अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारा हिपोकैम्पस हो गया, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, पैरा हिपोकैम्पस हो गया या एमेगिडला हो गया, ये सब एरिया में चेंजेस देखे गए हैं जब इस तरह के इवेंट्स अगर होते हैं। जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है। जब इस तरह की चीज़ें हो तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी भी अगर मॉडलिटीज़ में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हमारा साइंटिफिक जो मॉडलिटीज़ है इस ट्रीटमेंट का उसको ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। डैट इज़ कि कोई एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट से आप ज़रूर ओपिनियन लें, उनके कंसल्टेशन में रहें। इसका ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रेस करा रही हैं या जो डिसफंक्शनल चीज़ें जो हो चुकी है उससे बारे में बात करनी होती है, चीज़ों को निकालनी होती है। तो ट्रीटमेंट होता है,
जिसमें हम लोग साइकोथेरेपी भी रहता है, कॉग्निटिव थेरेपी भी उसमें इंक्लूड करते हैं। कभी हिप्नोसिस का भी सहारा लिया जाता है, साइको ड्रामा का भी सहारा लिया जाता है। और एडजुवेंट में अगर देखा जाए तो उसकी फैमिली थेरेपी हो गई, या उसका एक्सप्रेशनल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी उनको ये किया जाता है। कुछ नई टेक्निक जैसे EMDR है, उससे भी हेल्प लिया जाता है। और हमारी फार्माकोथेरेपी जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर पर्सन में काफ़ी डिप्रेशन है या काफ़ी कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो एजिटेशन है या इरिटेबिलिटी है, तो उसमें भी काफ़ी दवा से मदद मिल सकती है। तो ओवरऑल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब इस तरह के सिम्टम्स दिखे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, अंधविश्वास को हटाने की ज़रूरत है, समाज में इस तरह से जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में सफल होते हैं और वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू सो मच।